नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी और आपको ये लोगो दिख जाएगा। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर? आपको बीपीएससी एग्जाम न्यूज या कोई भी नोटिफिकेशन जारी होती है तो उसकी अपडेट मिल जाएगी। ऐप पोर्टल पर टेस्ट सीरीज जो लॉन्च होती है उसकी टॉपर की रिजल्ट घोषित की जाती है इसी टेलीग्राम पेज पर। और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेज या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स आपको लगातार इस पेज पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस टेलीग्राम पेज को अवश्य ज्वाइन करें। पहला प्रश्न है, बिहार के किस युवा क्रिकेटर ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शकीबुल गनी। मोतिहारी शहर निवासी शकीबुल गनी 22 वर्ष के हैं। ये ने कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में 341 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। किसी भी बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पहले मैच में यह सबसे बड़ा निजी स्कोर है। गनी ने मैच के दूसरे दिन 405 गेंदों पर कितने रन बनाए? 341 रन की पारी इन्होंने खेली है, जिसमें 50 चौके और 2 छक्के इसने लगाए। शकीबुल ने बाबुल कुमार के साथ मिलकर 538 रन की साझेदारी की। बाबुल ने भी नाबाद 229 रन बनाए। इससे पहले डेब्यू मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के अजय कुमार रोहरा के नाम था, जिन्होंने 267 रन की पारी खेली थी। बिहार में पाए जाने वाले किस बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज किया गया है, यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली बत्तख। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के वैज्ञानिकों की टीम ने 6 वर्षों तक बत्तख पर रिसर्च करने के बाद नामाकरण किया है। मैथिली बत्तख पर काम करने वाली डॉक्टर रीना कमल बताती हैं कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और मोतिहारी क्षेत्र में बत्तख का देसी नामाकरण किया गया है। यह अपने आकर्षक रंग, हल्के वजन और यहाँ के वातावरण में जिंदा रहते हैं। इनके इलाज में कम खर्च होता है। यही नहीं, कम जमीन पर इन्हें पाला जा सकता है। इसका मीट औषधीय गुणों से भरपूर है। राज्य में लगभग 50 से 60 हजार मैथिली बत्तख हैं। मत्स्य पालन में भी यह बत्तख साथी बन रहे हैं। पेपरलेस व्यवस्था वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सहरसा। डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि समय सीमा के अंदर संचिकाओं और कागजातों का निपटारा हो सकेगा। समाहरणालय से संबंधित हर विभागों की संचिकाओं और कागजातों की स्थिति को जिलाधिकारी खुद देखते हुए उनकी मॉनिटरिंग व समय से निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेंगे। किसी भी फाइल के निपटारे में कितना समय लिया गया है या अटका रखा गया है, इसे देखते हुए निष्पादन किया जा सकेगा। ई ऑफिस प्रणाली के तहत लीव मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसमें छुट्टी के लिए कर्मियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जगदीश प्रसाद मंडल। मधुबनी के रहने वाले जगदीश प्रसाद मंडल को इनके उपन्यास पंगु के लिए यह सम्मान मिला है। हिंदी और राजनीति शास्त्र में एमए जगदीश प्रसाद मंडल सब्जी उत्पादक किसान हैं। पुरस्कार के लिए चुना गया इनका उपन्यास पंगु का पहला संस्करण 2018 में प्रकाशित हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार को बिहार सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिया है। 1991 बैच के आईएएस अफसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। यह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित थे। अब यह विभाग इनके पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर रहेगा। 17.5 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स जो कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसे आप केवल 26.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि आपको 17.5 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि पिछला 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो आपको इस एग्जाम के लिए नवंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं।
क्योंकि दोनों एग्जाम बिहार सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स मई में होगा। तो आप इन सारे 17 महीने के करंट अफेयर्स को साढ़े 26 घंटे में कैसे रिवाइज कर पाएंगे। सबसे पहला कंटेंट जो आपको मिलेगा वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें 78 पीडीएफ आपको मिलेगा। प्रत्येक महीने का 4 वीकली करंट अफेयर्स, उसके बाद 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट, जनगणना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, सब मिलाकर का 78 पीडीएफ। एक पीडीएफ में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। टोटल 8 घंटे में आप इसे समाप्त कर देंगे। उसके बाद दूसरे टाइप का कंटेंट आता है मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स यानी मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 18 पीडीएफ मिलेंगे। प्रत्येक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ में आपको 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 9 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। तीसरा टाइप का जो कंटेंट है वो है बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों मिलेंगे। टोटल 23 पीडीएफ इसमें होगा। प्रत्येक महीने का एक एक पीडीएफ आपको मंथली करंट अफेयर्स का, उसके बाद 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट और जनगणना 2011 बिहार से संबंधित। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 9.5 घंटे में आप बिहार मंथली करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेंगे। सो कुल 26.5 घंटे का आपको समय लगेगा और पूरे 17.5 महीने के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का क्या है इंपॉर्टेंस? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि 19 प्रश्न साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से आ चुके हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में। 7 प्रश्न मंथली करंट अफेयर से आए हैं और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न टैली हुआ है 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। कुल मिलाकर के एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से 36 प्रश्न टैली हुआ है 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। जो परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो आप 85% से भी अधिक है। दोस्तों, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था वो बिहार एसआई बिहार दरोगा का एग्जाम था प्रीलिम्स का। उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। दोनों एग्जाम पूरे प्रश्न के साथ डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहां दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां बैंकों के साख जमा अनुपात यानी सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत से अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्णिया जिले का सीडी अनुपात 81.8% रहा। यह राष्ट्रीय औसत 71.7% से भी अधिक है। इस अवधि में मुंगेर में यह अनुपात राज्य में सबसे कम मात्र 28% दर्ज किया गया। बिहार में सीडी अनुपात देखेंगे तो यह 2020-21 में कितना था? 41.2%। गाँवों की आर्थिक वृद्धि में जीविका दीदियाँ बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अपने कारोबार के लिए अभी तक राज्य में 12,72,000 जीविका समूहों द्वारा बैंकों से 16,537 करोड़ रुपये का लेन देन किया गया है। बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनीष वर्मा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी बनाए गए हैं। पिछले दिनों 2000 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को अपने मूल कैडर में वापस बुलाया जा रहा था। मनीष वर्मा वहां जाने के इच्छुक नहीं थे। ऐसे में इन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाकर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और फिर वापस बिहार आ गए। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंजनी कुमार सिंह। 28 जनवरी को राज्य कैबिनेट ने बिहार संग्रहालय के निदेशक के पद को अपग्रेड कर महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में स्वीकृति दी थी। पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के परामर्शी नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन अंजनी कुमार सिंह को इस पद पर योगदान की तिथि से 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। श्री सिंह मुख्यमंत्री के परामर्शी के पद पर भी कार्य करते रहेंगे। बिहार संग्रहालय के शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष अब कौन होंगे? वो होंगे मुख्यमंत्री।
किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार लिली रे का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। 26 जनवरी 1933 को मधुबनी जिला में जन्म लेने वाली लिली रे की पहली रचना रोगिणी 1955 में थी। मैथिली साहित्य में इन्हें मरीचिका उपन्यास के लिए वर्ष 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लिली रे ने इसके साथ पटाक्षेप, धारावाहिक उपसंहार, जिजीविषा, रंगीन पर्दा और लाली गुरौंस का लेखन किया। इनकी आत्मकथा का नाम है समय के घड़ैत। बिहार के किस जिले में स्थित पुनौरा धाम के विकास योजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी। राज्यसभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि मां जानकी के जन्म स्थान यानी पुनौरा धाम के विकास के लिए लगभग 37 करोड़ की योजना बनाई गई है। मंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के तीर्थंकर परिपथ, वैशाली, आरा, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी के विकास के लिए भी 37 करोड़ के लगभग राशि दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। बिहार के किस जिले में विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। महावीर मंदिर न्यास पटना की ओर से केसरिया के पास निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर 100 एकड़ क्षेत्र में फैला है। अयोध्या से जनकपुर तक स्वीकृत राम जानकी मार्ग मंदिर को स्पर्श कर यह मंदिर गुजर रहा है। विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 270 फीट होने वाली है, जबकि अभी विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है और इसकी ऊंचाई लगभग है 220 फीट। पटना शहर किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आता है पटना और ये नेशनल वाटरवेज 1 का हिस्सा है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत गाय घाट बंदरगाह पटना से 200 टन चावल लेकर अंतर्राष्ट्रीय पोत एमवी लाल बहादुर शास्त्री रवाना हुआ। यह गंगा के रास्ते भागलपुर, साहेबगंज, फरक्का, हल्दिया, बांग्लादेश जल मार्ग से होते हुए 2350 किलोमीटर की दूरी 30 दिन में तय करेगी और यह गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्बाध नेविगेशन के लिए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के 2 हिस्सों का विकास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के लिए 1500 करोड़ रुपए की पीएम डिवाइन बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को आवंटित किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनन कुमार मिश्रा। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले एमके मिश्रा लगातार 6ठी बार बीसीआई के चेयरमैन बने हैं। देश के इतिहास में पहली बार कोई व्यक्ति 6ठी बार बीसीआई का चेयरमैन बना है। ये 16 अप्रैल 2024 तक के लिए बीसीआई चेयरमैन चुने गए हैं। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बिजली घर किस जिले में बनकर तैयार हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में। दरभंगा बिजली कंपनी के कार्यालय में मौजूद तालाब में इसे बनाया गया है। 1 मेगावाट के लिए औसतन 4 से 5 एकड़ के तालाब की जरूरत होती है, जबकि बिजली कंपनी कार्यालय में 10 एकड़ से अधिक का तालाब है। इसीलिए यहाँ लगभग 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। दिसंबर 2021 में इसे पूरा करने का लक्ष्य था, जो 1 महीने बाद जनवरी 2022 में पूरा हुआ।
इसे ए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी ने बनाया है। ध्यान में रखिएगा कि सुपौल में भी एक तालाब में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पर काम हो रहा है। यह मार्च 2022 में बनकर तैयार होगा, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो 1 मेगावाट से भी कम रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के कितने करोड़ लाभुकों को पोषण युक्त यानी फोर्टिफाइड चावल मिलेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 करोड़। 99 किलो चावल में 1 किलो फोर्टिफाइड चावल को अच्छी तरह मिलाया जाएगा, यानी जो प्रतिशत रहेगी वो रहेगी फोर्टिफाइड राइस की 1%। इसके बाद इस चावल को लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस चावल में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व होंगे। कुपोषण को खत्म करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम SFC के माध्यम से पोषण युक्त चावल के लिए टेंडर निकाला जाएगा। 1,72,00,000 से अधिक राशन कार्डधारी हैं बिहार में, जो योजना के दायरे में आ जाएंगे। बहुप्रतीक्षित श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। उद्घाटन 11 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसके साथ ही मुंगेर का बेगूसराय और खगड़िया जिले से सीधा संपर्क हो गया है। यह NH 31 से मिलेगा। गंगा नदी पर बने मुंगेर रेल सड़क पुल का शिलान्यास 2002 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तत्कालीन रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, जो कि वर्तमान में भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुंगेर रेल सड़क पुल के रेल पुल का उद्घाटन 2016 में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया था। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। यह गुजरात समेत देश के अन्य सभी राज्यों से बेहतर होगा। ये बातें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA में आयोजित स्नेह मिलन सह उद्योग संवाद कार्यक्रम में राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बन रहा फूड पार्क देश का सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। मुजफ्फरपुर स्थित बेला औद्योगिक क्षेत्र के लिए 115 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट 1 साल में बनकर लगभग तैयार है। 557 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ ये उद्योग बहुत जल्द उत्पादन शुरू करने की स्थिति में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर एक प्रजाति का संबंध किस फसल से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मखाना। मखाना में 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। मखाना में प्रोटीन की मात्रा 7.5 से लेकर 15.25% और आयरन 1.4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। वसा मात्र 0.1% होती है, लिहाजा दिल के साथ डायबिटीज़ के मरीज के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह राज्य में अब तक तालाबों में सिमटी मखाना की खेती का विस्तार खेतों तक होने लगा है। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की नई किस्म सबौर मखान एक सबसे उपयुक्त है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान दिए गए कुल राशि का 100% इस्तेमाल करने वाला बिहार का इकलौता स्मार्ट सिटी कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के सभी 100 शहरों को औसतन 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिया जाना है, लेकिन बेहतर प्रोजेक्ट का भाव व अन्य शर्तों पर खरा न उतरने के कारण इन शहरों को कई साल मिशन ने राशि दी ही नहीं। पटना को कुल 7 में से 5, तो मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और भागलपुर को 4 साल तक यह राशि नहीं दी गई। 2015-16 से लेकर के 2021-22 तक चारों शहरों को केंद्र ने 646 करोड़ रुपए की राशि दी है और इसमें से खर्च हुआ है महज 379 करोड़ रुपये। मुजफ्फरपुर को 60 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी और 100% इसका इस्तेमाल हो गया है। और सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है बिहारशरीफ का। तिलावे नदी बिहार में स्थित किस नदी की एक सहायक नदी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसी। सुपौल से शुरू होकर सहरसा होते हुए तिलावे नदी खगड़िया जिला के निकट कोसी नदी में मिलती है। न्यूज़ में क्यों है? सहरसा DM आनंद शर्मा ने कहा कि स्टेट से आई टीम ने 3 दिनों के सर्वे के बाद तिलावे नदी के फिर से जिंदा होने की बात कही है। तिलावे नदी 85 किलोमीटर लंबी है। यह सहरसा जिला में 54 किलोमीटर और सुपौल में 31 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। तिलावे नदी के गाद यानी सिल्ट को साफ करते बीच बीच में चेक डैम बनाए जाएंगे। गाइड वॉल और डाइक का निर्माण किया जाएगा। नदी के किनारे बांध का निर्माण, तालाब का निर्माण और पौधारोपण भी किया जाएगा। बिहार में राम जानकी मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 241 किलोमीटर।
राज्य में राम जानकी मार्ग उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित मेहरौना से शुरू होकर सीतामढ़ी जिले में नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भित्ता मोड़ तक जाती है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि बिहार में राम जानकी मार्ग के इस 241 किलोमीटर लंबे खंड के 4 लेन के विकास पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनोज तिवारी। भोजपुरी गायक और उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। वे बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने में भी योगदान देंगे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। जहां भी खादी, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा कार्यक्रम होगा वहां मनोज तिवारी इसके प्रचार प्रसार में योगदान देंगे। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले में अतरवलिया गाँव के निवासी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की मेगा नीलामी 2022 में सबसे महंगे बिके बिहार के ईशान किशन को किस टीम ने खरीदा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। पटना में जन्मे वो औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर के मूल निवासी ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपये में खरीदा। इसका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। ईशान IPL इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी और दूसरे सबसे भारतीय बन गए हैं। पहले नंबर पर क्रिस मॉरिस हैं जिन्हें 2021 में 16.25 करोड़ रुपये का अनुबंध मिला था और दूसरे स्थान पर युवराज सिंह 2015 में 16 करोड़ रुपये और तीसरे नंबर पर रहे ईशान किशन ओवरऑल। बिहार में वर्ष 2020-21 में लगभग कितना अनाज उत्पादन हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 180 लाख मीट्रिक टन। ध्यान में रखिएगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ था बिहार का, आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें 17.95 लाख टन की बात कही गई है, जो कि गलत है। एक्चुअली में वहाँ पे होना चाहिए था मिलियन मीट्रिक टन। इसीलिए हमने भी जब इकोनॉमिक सर्वे से स्पेशल करंट अफेयर्स बनाया था तो इसी फिगर को ले लिया था। तो ध्यान में रखिएगा ये है 180 लाख मीट्रिक टन। जब आप टेबल में उसमें जाएंगे गौर से तो आपको सच्चाई पता चलेगी। राज्य सरकार ने 2020-21 में अनाज उत्पादन की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। इस साल 179.52 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा गत वर्ष के उत्पादन से 15.72 लाख मीट्रिक टन अधिक है। राज्य सरकार ने केंद्र को जो उत्पादन की अंतिम रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार उत्पादन में वृद्धि के मामले में धान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। धान का उत्पादन 110 लाख टन हुआ है। गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 66.35 लाख टन हुआ है। इस बार मक्का का उत्पादन 35.21 लाख टन हुआ है। कुल दलहन का उत्पादन देखेंगे तो 4 लाख टन हुआ है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की हाल ही में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में गंगा में मछलियों की सबसे अधिक प्रजाति दर्ज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पटना। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के वाराणसी में 54, गाजीपुर में 35, जबकि बिहार के पटना में 58 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। वैसे देखेंगे ओवरऑल तो सबसे हाईएस्ट है फरक्का में 62 किस्म की, लेकिन बिहार में हाईएस्ट कौन है? पटना। गंगा में वाराणसी, गाजीपुर और बक्सर से बेहतर पानी भागलपुर में गंगा में बह रही है। इलाहाबाद से फरक्का तक बहने वाली गंगा को कई जोनों में बांटा गया है। वाराणसी से पटना तक अपर जोन कहलाता है, पटना से कहलगांव तक लोअर जोन कहलाता है। कहलगांव भागलपुर जिले में है, ध्यान में रखिएगा। पटना में गंगा की धरातल का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। कितना? 28.6 डिग्री सेल्सियस। देश की सबसे आधुनिक जू सफारी का निर्माण बिहार में कहाँ किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर, जो कि नालंदा जिले में आता है, में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ रुपये से निर्मित जू सफारी का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर भारत की इकलौती और देश की सबसे आधुनिक जू सफारी है। जानवर खुले में विचरण करेंगे और पर्यटक वाहन में बैठकर इसका आनंद ले सकेंगे। इस तस्वीर में देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक वैन में बैठ करके जू सफारी का आनंद ले रहे हैं। इसके लिए 20 वाहन खरीदे गए हैं। एक वाहन में 22 पर्यटक बैठकर भ्रमण करेंगे। जू सफारी में 7 शेर के अलावा 2 बाघ, चीता व भालू और 250 से अधिक हिरण हैं। उद्घाटन के बाद पहले पर्यटक के रूप में 250 रुपये का टिकट कटाकर मुख्यमंत्री ने विशेष बस से 2 घंटे तक जू सफारी की सैर भी की। स्वतंत्रता सेनानी मदन गोपाल सिंह ने 15 फरवरी 1932 को कहां पर तिरंगा फहराया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को
शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर जिला में है में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण तथा शहीद पार्क व पुराना थाना परिसर में पार्क का लोकार्पण करने के बाद यह बात कही। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच इंग्लैंड में बातचीत हुई, लेकिन वहां जो बातें हुई उससे कोई खास सफलता नहीं मिली। बापू जब लौटकर भारत आए तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। इस दौरान 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को उस समय अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और पूर्ण स्वराज की मांग को भी खारिज कर दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल सिंह कविश्कर ने 15 फरवरी 1932 को सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया था, जिसमें कि मदन गोपाल सिंह ने तारापुर में इसका नेतृत्व किया था। इसमें कुल 34 व्यक्ति शहीद हो गए थे। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन के लिए बिहार में स्थित किस एयरपोर्ट का चयन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पटना एयरपोर्ट। यात्रियों की समस्या को सुनकर उनके निपटारे की दिशा में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पटना एयरपोर्ट को विश्व के 200 चयनित एयरपोर्ट में नामित किया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से कोरोना काल में पटना एयरपोर्ट सहित देश के कई एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों की राय और फीडबैक के आधार पर सर्वे किया गया। देश के 7 एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर कराए जा रहे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में भाग लिया था। पटना के अलावा चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ का नाम इस सूची में शामिल है। पटना में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने वाले भारतीय राज्यों में बिहार की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9th। कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या सर्वाधिक 17.6% है और ये पहले नंबर पर है। इसके बाद तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात कितना है? 4.3% है और यह 9th रैंक पर है। बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी जगह बोधगया, राजगीर व वैशाली है। महाबोधि टेम्पल देखिए बोधगया में। 10वें नंबर पर गोवा रहा। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स की PDF नोट्स आप एमपीएन एकेडमी के ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी व स्थापना दिवस पर लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पटना में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। दोस्तों, फरवरी 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में कवर कर लिया है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है अतिरिक्त करंट अफेयर्स का। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इस अतिरिक्त करंट अफेयर्स में आपको कुल मिलाकर के 54 करंट अफेयर्स मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण की समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।